Hello students, Jai Bharat and good morning, and all of you welcome to the lecture number 2 of 3D geometry. Well actually बोल सकते हैं कि ये 3D geometry है नहीं, बस हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है यहाँ पर कि 3D geometry में हम किस तरह से डील करने वाले हैं. बाकी इसका जो एक्चुअल स्टडी है वो हमारा 12th स्टैंडर्ड में है, जहाँ पर हम सबसे पहले वेक्टर के ऊपर स्टडी करेंगे एंड लेटर ऑन हम वेक्टर का यूज करके 3D में जब एक स्ट्रेट लाइन आए और एक जो है वो फ्लैट सरफेस है यानी कि प्लेन आए, ओके, तो उसमें किस तरह से उसके इक्वेशंस निकाले जाते हैं, किस तरह से उनके बीच के एंगल फाइंड किया जाता है, उसका बीच का डिस्टेंस अगर निकालना है तो किया जाता है, उनका इमेज निकालना है तो किया जा सकता है. वो सारी बातें हम 12th स्टैंडर्ड में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो फिलहाल यहाँ पर हमने कल जो है यानी कि पहले लेक्चर में हमारे क्या सीखा हमने कि इस तरह से जैसे हम 2 डायमेंशन में एक्स एंड वाई एक्सिस का यूज करते थे, यहाँ पर 3 डायमेंशन में हमने थर्ड एक्सिस जो है जेड एक्सिस, ओके, उसको ऐड कर दिया आपने लिस्ट में. एंड बेस्ड ऑन दैट हमने किस तरह से किसी पॉइंट को स्पेस में जो है किसी पॉइंट को उसको हमने एक कोऑर्डिनेट दिया, उसके हमने एक लोकेशन दी कि भाई हाँ तुम्हारा एग्जैक्ट पोजीशन ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस जो है उसके रिस्पेक्ट में कुछ इस तरह से है. उसके बाद हमने क्या किया, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल दिया, या फिर एक पॉइंट और किसी कोऑर्डिनेट प्लेन का हमने डिस्टेंस निकाला, या फिर पॉइंट और किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच का डिस्टेंस हमने स्टडी किया. ओके, सो आज हम स्टडी करने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट. तो बात करते चलिए सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला की. वेल, ऑल ऑफ यू आर aware of the section formula which we were using in the 2 dimension, right? यहाँ पर भी सेम 3 डायमेंशन में फॉर्मूला है, और हमारा जो सेक्शन पॉइंट है या फिर पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है वो हमारे लाइन सेगमेंट का इंटरनल डिवीजन भी कर सकता है और एक्सटर्नल डिवीजन भी कर सकता है. ऑलराइट, सो से अ पॉइंट P है, ठीक है, एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट से मान लो सम XYZ इज डिवाइडिंग सेगमेंट joining A x1 y1 z1 and B x2 y2 and z2. मान लेते हैं कि P पॉइंट जो है वो इन दोनों को ज्वाइन करते हुए सेगमेंट को डिवाइड करता है इनटू द रेशियो m:n, या फिर इसकी जगह पर आप k:1 रेशियो भी ले सकते हैं. ओके, दोनों में से कोई भी हम यूज करेंगे डिपेंडिंग ऑन गिवन सिचुएशन. मान लो कि ये दोनों पॉइंट गिवन है और रेशियो भी गिवन है, बस P पॉइंट अगर अननोन है तो mn वाला फॉर्म इजी दिखता है, पर जब P पॉइंट नोन हो, ठीक है, ये दोनों भी नोन हो पर रेशियो अननोन हो ना, उसके केस में क्या होता है, k:1 रेशियो जो होता है वो हमें फटाफट आंसर देता है इंस्टेड ऑफ m:n. सो दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन गिवन. ओके, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसाइड करते जाएंगे. अब यहाँ पर क्या है फॉर्मूला, सिंपल, जैसा हम 2 डायमेंशन में लेते हैं वैसा ही फॉर्मूला यहाँ पर लेना है. ओके, ये रेशियो में ये क्या कर रहा है, इंटरनल डिवीजन कर रहा है, यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंटरनली. ऑलराइट, देन P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स अगर हमें मिलेगा तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हमें कुछ ऐसा मिलेगा कि mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n एंड mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाय m प्लस n. ऑलराइट, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए सेगमेंट का रेशियो हो अगर m:n और विथ द पॉइंट P, तो ये इंटरनल डिवीजन में हो जाएगा. एंड व्हेन केस 2, व्हेन P divides
सेगमेंट ए बी इंटू रेशियो m:n एक्सटर्नली। जब यहाँ पर ये रेशियो जो है, ठीक है, वो तो m:m ही n ही हो, लेकिन वो कैसा हो, एक्सटर्नली हो, एक्सटर्नल रेशियो हो। यानी कि हमारा सेगमेंट ए बी इस तरह से होगा और P पॉइंट समवेयर यहाँ पर लाई कर रहा होगा, तो ये डिस्टेंस होगा m और ये वाला डिस्टेंस होगा n। तो m:n रेशियो जो है उस केस में क्या होगा, नेगेटिव हम यहाँ पर लेने वाले हैं। ठीक है, देखो क्या होगा यहाँ पर समझना। तो हम यहाँ पर P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे लिखेंगे कि P ऑफ xyz इक्वल टू mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, यहाँ पर आएगा सिमिलर वे my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, और यहाँ पर आएगा mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। ओके, और अगर आप चाहो तो यहाँ पर k:1 भी यूज कर सकते हैं, यानी कि x2 y2 और z2 का जो कोफिशिएंट है वो k बन जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा, k+1 बन जाएगा सभी में। सिमिलर वे यहाँ पर x2 y2 और z2 का कोफिशिएंट k बन जाएगा और नीचे बन जाएगा k-1। गॉट इट। तो ये है हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल रेशियो जो है उसमें डिवीजन करते हुए पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स का मेथड यानी सेक्शन फॉर्मूला। जैसा 2 डायमेंशन में था, यहाँ पर हमने 3rd डायमेंशन बस ऐड किया है। ऑलराइट, उसके ऊपर से हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली अब मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, m है, अगर वो मिड पॉइंट है ए बी के, सेगमेंट ए बी का मान लो, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, सिंपली x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 एंड z1 प्लस z2 अपॉन 2। दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। एंड अगर हमारे पास ट्राइंगल एबीसी के वर्टिसेस है और उसका हमें फाइंड आउट करना है सेंट्रोइड, क्या फाइंड आउट करना है, सेंट्रोइड। तो जैसे 2 डायमेंशन में होता था वही सेम यहाँ पर 3 डायमेंशन में भी रहेगा, बस क्या होगा, एक डायमेंशन यहाँ पर एक्सटेंड होगा। ओके, वहां पर जो कॉन्सेप्ट था 2 डायमेंशन में कि भाई हाँ, तुम्हारा जो मीडियन तुम्हारा जो सेंट्रोइड है वो क्या करता है, मीडियन का 2:1 रेशियो में डिवीजन करता है फ्रॉम द वर्टेक्स। तो अगर AD आपका मीडियन है, ठीक है, ये आपका अगर मीडियन है और G आपका मिड पॉइंट है, तो AG इज टू GD जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑलवेज 2:1 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, तो ये है सेंट्रोइड वाला प्रॉपर्टी। अब इसके ऊपर से आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट भी निकाल सकते हो, तो यहाँ पर लिख देते कि A x1 y1 z1, B x2 y2 z2 and C x3 y3 z3 are vertices of triangle ABC. Okay, then सेंट्रोइड जो होगा G XYZ वो क्या हो जाएगा आपका, सिंपली x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 कॉमा z1 प्लस z2 प्लस z3 by 3। दिस विल बी द सेंट्रोइड। ओके, तो बस जो 2 डायमेंशन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिंपल बेसिक फॉर्मूला थे वही सारे फॉर्मूला है। नया क्या है बस यहाँ पर कि एक आपका, आप यहाँ पर आप 2 डायमेंशन में ही नहीं रहे, 3 डायमेंशन में आ गए हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपका एक और डायमेंशन जो है z एक्सिस का वो ऐड हो चुका है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस थिंग्स। तो पहला क्वेश्चन है हमारा
कि फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग these 2 points into the ratio 2:3 internally and 2:3 externally. ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए सेगमेंट को 2:3 इंटरनल डिवीजन करता हुआ पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है और एक्सटर्नल वाला भी निकालना है। तो केस 1 ले लेते हैं इंटरनल डिवीजन के लिए, ठीक है, इंटरनल डिवीजन। सो लेट, तो पहला केस यहां पर लेते हैं इंटरनल डिवीजन का। ओके, केस 1 इंटरनल डिवीजन। सो वेल, एज आई हैव जस्ट सेड कि फॉर्मूला में हमें क्या यूज करना है, यहां पर बीच में प्लस वाला जो फॉर्मेट है उसको हमें यूज करना है, राइट। सो हियर इज द फॉर्मूला, ऑलराइट। पी इज द अननोन, गिवन आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी पॉइंट, ऐसा मान सकते हैं हम लोग। ओके, तो यहां पर चलिए क्या होता है, लेट पी ऑफ एक्स वाई जेड इज डिवाइडिंग segment joining A -2, 3, 5 and B point, which is 1 -4, 6 into the ratio 2:3 internally. ऑलराइट, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम ऐसा यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्या हो जाएगा, mx2 यानी कि 2 इंटू x2 प्लस nx1 यानी कि 3 इंटू -2 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, फिर आएगा 2 इंटू -4 प्लस 3 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3 एंड लेटर ऑन आएगा 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 5 अपॉन 2 प्लस 3। तो यहाँ पर क्या आ रहा है देख लेते हैं, यह आएगा 2 - 6 यानी कि -4, ऑलराइट, अपॉन 5। फिर यहाँ पर क्या आएगा 9 - 8 यानी कि 1 अपॉन 5 आएगा, और लास्ट में क्या आएगा 12 प्लस 15 जो होता है 27 अपॉन 5, ऑलराइट। सो these are the point P's coordinate, यानी कि ये हो गया हमारा सिंपली आंसर फॉर इंटरनल डिवीजन। ओके, सिमिलर वे यहाँ पर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम बीच में जो प्लस है वहां पर माइनस लगा देंगे तो हमारा डिवीजन कैसे हो जाएगा, एक्सटर्नल हो जाएगा। तो बस उसका हम यूज करके फटाफट दूसरा पॉइंट क्यू निकाल देते हैं। लेट केस 2, वहां पर एक्सटर्नल डिवीजन है हमारा, एक्सटर्नल डिवीजन, ऑलराइट। तो लेट क्यू पॉइंट जो है एक्स वाई जेड डिवाइड्स सेगमेंट ज्वाइनिंग ए पॉइंट का है -2, 3, 5, कोऑर्डिनेट ए पॉइंट के है -2, 3, 5 एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 1 - 4 एंड 6, ऑलराइट, 1 - 4 एंड 6 into the ratio 2:3 externally। चलिए, तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, क्यू पॉइंट एक्स वाई जेड वो होगा इक्वल टू 2 इंटू -2 बीच में बाई डिफॉल्ट -3 इंटू 1 अपॉन 2 -3, फिर यहाँ पर आएगा 2 इंटू -4 -3 इंटू 3 अपॉन 2 -3 एंड 2 इंटू 6 -3 इंटू 5 अपॉन 2 -3। तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -4 -3 यानी कि -7 डिवाइड बाई -1, फिर यहाँ पर जाएगा -8 -9 -17 अपॉन -1 एंड लास्ट में जाएगा 12 - 15 दैट्स -3 बाई -1।
तो अपना फाइनल आंसर बनेगा 717.3। ऑलराइट, तो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, पॉइंट Q जो एक्सटर्नल डिवीजन करता है और पॉइंट P जो इंटरनल डिवीजन करेगा। ऑलराइट, तो इसमें ज्यादा कुछ मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला है, बस अप्लाई कर देना है। आगे बढ़ते हैं। गिवन दैट PQ are already कोलिनियर, दे आर द कोलिनियर पॉइंट, मतलब कि वो ऑलरेडी एक लाइन पर होंगे। कौन से ऑर्डर में होंगे वो मैटर नहीं करता है, चाहे Q बीच में हो या फिर P बीच में हो या फिर R बीच में हो, इट डजंट मैटर एक्चुअली। नाउ फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स द सेगमेंट PR। Q जो है वो यहाँ पर कौन से रेशियो में डिवाइड करता है वो हमें पता लगाना है। तो हम मान सकते हैं कि वो रेशियो M/N है, लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि अगर रेशियो फाइंड आउट करना है तो K/1 वाला मेथड हमारे लिए ज्यादा इजी है, वो जल्दी आंसर देता है। तो हम मान लेंगे कि रेशियो जो है वो हमारा K/1 होगा। ओके, सो लेट Q पॉइंट जो कि गिवन है 5, 4 एंड -6 divides segment PR into the ratio K/1। ओके, अब ये इंटरनल डिवीजन है, एक्सटर्नल डिवीजन है, वो बाद में पता चलेगा। रेशियो अगर पॉजिटिव आए तो इंटरनल डिवीजन समझना है, अगर नेगेटिव आए रेशियो तो एक्सटर्नल डिवीजन समझना है। ऑलराइट, चलिए तो देखते हैं इसका क्या होगा। तो अगर Q जो है वो PR को K/1 रेशियो में डिवाइड करता है तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है 5, 4 एंड -6 उसको K/1 के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, x2 यानी कि 9 प्लस 1 इंटू x1 यानी कि 3 डिवाइड बाई K+1 यहाँ पर लिखेंगे शुरुआत में। फिर यहाँ पर आएगा K इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन K+1 और लास्ट में यहाँ पर आएगा K इंटू -10 प्लस 1 इंटू -4 अपॉन K+1। ओके, अब देखो अगर ये दोनों पॉइंट इक्वल है तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स रिस्पेक्टिवली इक्वल होने चाहिए, यानी कि x कोऑर्डिनेट को x के साथ, y कोऑर्डिनेट को y के साथ, z कोऑर्डिनेट को z के साथ कंपेयर किया जा सकता है और तीनों के तीनों में आंसर सेम ही मिलेगा, किसी में भी डिफरेंट नहीं मिल सकता आंसर, cause already it is given that points are collinear, it is already given। ठीक है, चलो तो यहाँ पर क्या होगा, 5 इक्वल टू होगा 9k प्लस 3 अपॉन K+1, या फिर आप चाहो तो 4 इक्वल टू 8k प्लस 2 अपॉन K+1 भी लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो -6 इक्वल टू -10k -4 अपॉन K+1 ऐसा भी लिख सकते हो। मान लो कि पहले वाले को आपने सॉल्व किया, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 5k प्लस 5 इक्वल टू 9k प्लस 3 और 5 माइनस 3 2 इक्वल टू 5, 9 माइनस 4 5 4। तो k जो आया वो कितना आया, 1/2 आया, यानी कि हमारा रेशियो क्या आएगा, implies that रेशियो होगा हमारा 1:2। ओके, नाउ यू कैन ऑल्सो वेरीफाई दैट फ्रॉम हियर टू। इसको अगर आप देख लो तो यहाँ पर आएगा 4k प्लस 4 इक्वल टू 8k प्लस 2, 4k उधर गया 2 इधर आ गया, तो यहाँ पर 2 इक्वल टू 4k आ गया वंस अगेन, विच वंस अगेन मेकिंग इट 1/2। k का वैल्यू यहाँ पर रख दो तो आपको क्या मिल जाएगा, 1:2 मिल जाएगा। ओके, और सिमिलर में आप इसको लेकर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यू विल गेट द एग्जैक्ट सेम आंसर हियर। तो समझ में आया कैसे रेशियो निकालना है। यहाँ पर तीनों अगर पॉइंट गिवन है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मतलब जो हमारा सेगमेंट है वो भी गिवन है पूरा का पूरा, और उसको किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करता हुआ पॉइंट भी गिवन हो तब। ओके, यहाँ पर तीनों को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, किसी एक को ही वेरीफाई करना है क्योंकि ऑलरेडी कोलिनियर गिवन है।
हाँ, अगर ऐसा पूछा गया है कि कोलिनियर प्रूव करके दे दो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों के तीनों जो है वो रेशियो फाइंड आउट करके उसको इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये दोनों सेम रेशियो बना रहे हैं और ये डिफरेंट रेशियो बना रहे हैं, मतलब कि वो कोलिनियर नहीं हो सकता, दैट इज वाई। ओके, चलिए, तो ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या है यहाँ पर, यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला शो करना है कि एबीसी पॉइंट आर कोलिनियर। आ गया समझ में बात, क्या बात बोल रहा था मैं आगे के क्वेश्चन में। यहां पर सेक्शन फॉर्मूला के यूज करके कोलिनियर प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि सेगमेंट ए बी का पॉइंट सी जो है वो किसी k:1 रेशियो में डिवीजन कर रहा है, कौन से रेशियो में डिवीजन कर रहा है, k:1। इनका ऑर्डर क्या है अभी हमें पता नहीं है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वहां पर रेशियो पॉजिटिव नेगेटिव या ऐसा कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली पॉजिटिव रेशियो लेकर आगे बढ़ सकते हैं, सिंपली k:1। अब हम क्या करेंगे, तीनों कोऑर्डिनेट्स के ऊपर से रेशियो निकालेंगे। अगर तीनों के तीनों में सेम आ गया, देन वी विल अंडरस्टैंड दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर तीनों में से किसी एक में भी अगर अलग आ रहा है, तो हम क्या समझेंगे कि रेशियो इज नॉट इक्वल, दैट मीन्स पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ओके, चलिए तो देखते हैं यहाँ पर। सो लेट, यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, लेट सी पॉइंट जो है हमारा 0, 1/3, 2 इज डिवाइडिंग segment AB into the ratio k:1। पहले हम मान लेते हैं कि वो कोलिनियर होगा, तो C जो है वो AB को कोई ना कोई रेशियो में डिवाइड करता होगा। तो C के जो कोऑर्डिनेट्स है 0, 1/3, 2, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, kx2। तो kx2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन k+1, फिर आएगा k इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन k+1, एंड फिर k इंटू z2 प्लस 1 इंटू z1 अपॉन k+1। ओके, तीनों के तीनों को इक्वल करते हैं। पहले आएगा 0 इज इक्वल टू -k+2 अपॉन k+1। दूसरा क्या आएगा यहाँ पर, 1/3 दैट इज इक्वल टू 2k -3 अपॉन k+1। और लास्ट में जो आएगा वो आएगा हमारा 2 दैट इज इक्वल टू k+4 अपॉन k+1। ओके, चलो पहले वाले को सॉल्व कर देते हैं। तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होके बनेगा 0 इक्वल टू -k+2, यानी कि k का वैल्यू आ गया 2, इसका मतलब कि रेशियो कितना आ रहा है, रेशियो आ रहा है 2:1। k का वैल्यू 2 रख दो तो रेशियो आएगा 2:1। फिर यहां पर सॉल्व कर देते हैं, तो k+1 इक्वल टू आएगा 6k -9। ओके, तो ये -9 इस साइड आएगा तो बनाएगा 10, और ये सामने की साइड जाएगा तो बनाएगा 5k। वी आर गेटिंग वंस अगेन k इक्वल टू 2, यानी कि रेशियो क्या आ रहा है, वंस अगेन 2:1 आ रहा है। ओके, एंड लास्ट केस में देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई होके बनाएगा 2k+2 इक्वल टू k+4, यानी कि k इज इक्वल टू क्या आ गया 2, तो रेशियो क्या आ गया वंस अगेन 2:1। सो क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पर कि भाई तीनों के केस में अगर रेशियो सेम आ रहा है, देन ABC आर दी कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, एंड यू से दिस इज फॉर द 11th स्टैंडर्ड। हाँ, ये वाला मेथड हम अभी तो यूज कर लेंगे, लेकिन 12th स्टैंडर्ड में हम लीनियरिटी को अलग ही तरीके से डिफाइन करेंगे, और वहां पर वो जो है वो इससे भी ज्यादा जल्दी हो जाएगा। फिलहाल इसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर स्टडी राइट नाउ। ओके, चलिए
तो ये समझ में आ गया। इसके नीचे एक कमेंट लिख देना कि हैंस ABC आर कोलिनियर। खत्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पैरेललोग्राम जो है 3 वर्टेसिस उसके गिवन है ABC, तो हमें 4th वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। पैरेललोग्राम जो है उसका 3 वर्टेक्स गिवन है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। अगर ये हमारा पैरेललोग्राम है, मान लो, ठीक है, दिखे ना दिखे, लगे ना लगे, मान लेना है दिस इज योर पैरेललोग्राम ABC एंड D। इसके 3 वर्टेसिस ABC तो गिवन है, यानी कि इनका ऑर्डर गिवन है। देखो, इनका ऑर्डर ऑलरेडी गिवन है ABCD, उसमें से AB और C गिवन है। 4th वर्टेक्स निकालना है। पर हम इसमें हम क्या सोचेंगे कि भाई पैरेललोग्राम का एक अच्छा खासा प्रॉपर्टी होता है कि भाई अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं लेंथ में, ठीक है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये एक प्रॉपर्टी होता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है कि उनके डायगोनल जो होते हैं वो मिड पॉइंट के ऊपर एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पर ये वाला हाफ होगा और ये वाला भी हाफ होगा। तो M is the midpoint of both diagonals. Got it? तो वहां से हम क्या करेंगे, D के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो A और C का यूज करके M के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, और फिर उस M के कोऑर्डिनेट को B और D के जो मिड पॉइंट है उसमें सब्स्टिट्यूट करने पर D के अननोन जो भी कोऑर्डिनेट्स है वो पता चल जाएंगे। तो वी विल एज्यूम लेट 4th vertex of parallelogram ABCD is D point, which is let's say A, B and C। उसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ABC है। Now for a parallelogram ABCD, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC that is equal to मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। ये क्लियर बात है, 9th स्टैंडर्ड में हम लोग ऐसी चीज पढ़े होंगे। ओके, दोनों का मिड पॉइंट सेम होता है। चलिए यहाँ पर मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं लेफ्ट साइड पर। तो क्या आएगा, A और C के कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाई 2, इतना ही है मिड पॉइंट फॉर्मूला। चलिए, तो A और C का कोऑर्डिनेट यानी कि 3 - 1/2, उसके बाद आएगा -1 + 1/2, एंड उसके बाद 2 + 2/2। ओके, चलिए, B एंड D का जो मिड पॉइंट है उसमें फॉर्मूला लगा लेते हैं B और D का। तो 1 + A/2 आएगा, उसके बाद आएगा 2 + B/2, एंड लास्ट में क्या आएगा, -4 + C/2। ओके, ये दोनों कंपेरेबल होंगे। x कोऑर्डिनेट विथ x कंपेयर करो, y विथ y, z विथ z कंपेयर करते जाओ। डिनोमिनेटर के 2 वैसे भी कैंसिल हो गए हैं, तो हम क्या लिख पाएंगे, यहाँ पर ये आया न्यूमरेटर में 2, यहाँ पर न्यूमरेटर में आया 1 + A, ये आया न्यूमरेटर में 0, यहाँ पर आया 2 + B, और ये आया न्यूमरेटर में 4, यहाँ पर आया -4 + C। नाउ A का वैल्यू आ गया 1, B का वैल्यू आएगा -2 एंड C का वैल्यू आएगा 8। तो D पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे A, B, C, यानी कि 1, -2 एंड 8। These are the required coordinates। बिल्कुल कहीं नया कुछ नहीं है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर टॉपिक है, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है सब कुछ अच्छे से यहाँ पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं उसी तरह का। यहाँ पर क्या है, फाइंड करना है लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल विथ गिवन वर्टाइसिस। ये हमें ट्राइंगल के वर्टाइसिस गिवन है, हमें उसके मीडियन निकालना है। तो बहुत ही सिंपल चीज है, एक में निकाल देता हूं, बाकी के 2 आप खुद निकाल सकते हो। इफ से दिस इज योर ट्राइंगल ABC,
पहले तो मीडियन किसको बोलते हैं वो पता होना चाहिए। तो मीडियन यानी क्या होता है, एक वर्टेक्स और उसके अपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट होता है, ठीक है, एक वर्टेक्स और उसके अपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट होता है उसको ज्वाइन कर दे तो हमें जो मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन ऑफ द ट्राइंगल बोलते हैं। तो ये हमारा पहला मीडियन हुआ, ठीक है। फिर यहां पर ए सी का मान लो मिड पॉइंट है ई, तो बी ई हमारा दूसरा मीडियन हुआ, ऑलराइट। एंड मान लो कि यहां पर ए बी का मिड पॉइंट है एफ, तो सी एफ जो हुआ वो हमारा क्या होगा, तीसरा मीडियन होगा। तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन पॉइंट ए एंड डी का, तभी तो मीडियन का लेंथ मिलेगा। तो सिंपली पहले क्या करते हैं, डी का कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ऑलराइट। तो पहला करते हैं फॉर, या फिर एज्यूम कर लेते हैं लेट डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए साइड्स, यहां पर डी वाला जो है वो बीसी साइड का होगा, ये वाला साइड एसी का होगा, और ये वाला एफ जो है वो ए बी का। मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी सी, ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली, ओके। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या आ जाएंगे, डी के कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना पड़ेगा, बी और सी के कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाई 2। चलिए तो बी और सी का सम करेंगे तो 0 + 6/2, फिर 4 + 0/2 एंड 0 + 0/2। तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें मिले हैं यहाँ पर 3, 2, 0। ओके, देन लेंथ ऑफ मीडियन AD is actually distance between AD, ऑलराइट। तो A और D के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला स्क्वायर रूट के अंदर। तो यहाँ पर आएगा 0 - 3 का स्क्वायर, 0 - 2 का स्क्वायर प्लस 6 - 0 का स्क्वायर, यानी कि फाइनल आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर 9 + 4 + 36, सम आएगा 49, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 49 होता है 7। तो मीडियन एडी का लेंथ आ गया 7। ओके, सिमिलर वे आपको क्या करना है, ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है यूजिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एंड देन फाइंड आउट करना है बी और ई के बीच का डिस्टेंस, तो दूसरे मीडियन का लेंथ मिल जाएगा। एंड एफ का इसी तरह कोऑर्डिनेट फाइंड करके सी और एफ के डिस्टेंस को हम बोलेंगे तीसरे मीडियन का लेंथ। तो दिस इज द मेथड विच यू हैव टू फॉलो फॉर द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर है सब कुछ? ओके, तो वो बात जो है वो आप खुद सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ द ओरिजिन जो है वो सेंट्रोइड है ट्राइंगल का विथ पी क्यू आर विथ गिवन वर्टाइसिस पी क्यू एंड आर। हमारा ट्राइंगल है पी क्यू आर, ओके। इस ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड है, ओके, वो क्या है, हमारा ओरिजिन है। तो हमें एबीसी का वैल्यू निकालना है। सेंट्रोइड क्या होता है, इट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस। आपकी तीनों के तीनों जो मीडियन है वो जहां पर इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल बोलते हैं। ओके, तो ये आपका होगा सेंट्रोइड जी। सेंट्रोइड का फॉर्मूला हमने लेक्चर के शुरुआत में ही देखा, वो क्या होता है, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, z1 + z2 + z3/3 वाला। ओके, चलिए, तो हियर origin is centroid of triangle PQR। ओके, चलिए, तो देखो सेंट्रोइड का वैसे देखा जाए तो फॉर्मूला क्या होता है,
x1 प्लस y1 सॉरी x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 करना है। तो यहाँ पर आपको आएगा क्या, 2a माइनस 4 और प्लस 8 अपॉन 3। फिर आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3, जैसे x कोऑर्डिनेट का सम किया उसी तरह y कोऑर्डिनेट का करेंगे, तो आएगा 2 प्लस 3b प्लस 14 अपॉन 3, और उसी तरह z कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइड बाई 3 करना है, यानी कि 6 माइनस 10 प्लस ट्वाइस c अपॉन 3। कंपेयर होगा यहाँ पर 0 के साथ, ऑब्वियसली न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, यानी कि 2a ये आएगा प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर आएगा 3b प्लस 16, 3b प्लस 16 इक्वल टू 0, और यहाँ पर क्या आएगा 2c माइनस 4 इक्वल टू 0 आएगा। ओके, तो ट्वाइस a का वैल्यू आएगा माइनस 4, तो a का वैल्यू आएगा माइनस 2, यहाँ पर b का वैल्यू आएगा नेगेटिव 16/3, और यहाँ पर c का वैल्यू आएगा 2। सो दीज आर दी रिक्वायर्ड वैल्यूज। डन। चलिए, आई गेस मतलब ये चैप्टर ही बहुत इजी है, तो फटाफट यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग थोड़ा सा, है ना, हो जाएगा ना। चलिए क्या रहे हो आगे, फाइंड कोऑर्डिनेट करना है आपको पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। एक पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर है, ओके, जिसका गिवन पॉइंट P 3 माइनस 2 एंड 5 से डिस्टेंस है 5√2। तो ऐसा क्वेश्चन हम 10th ग्रेड में करते थे ना, कि यहाँ पर हम एज्यूम कर लेंगे लेट द पॉइंट बी क्यू पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 b 0, कॉज इट इज ऑन दी वाई एक्सिस। तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा और z कोऑर्डिनेट भी 0 ही होगा, ओनली y कोऑर्डिनेट विल बी समवॉट काइंड ऑफ रियल वैल्यू। ठीक है, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोई ना कोई रियल वैल्यू होगा, लेकिन वो कैसा होगा, अननोन होगा, क्योंकि हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता है 5√2। ओके, बी द पॉइंट 0 b 0 ऑन y एक्सिस which is at 5√2 distance from P point 3 minus 2 and 5। चलिए, तो गिवन दैट डिस्टेंस ऑफ PQ is 5√2, स्क्वायर कर देंगे तो PQ का स्क्वायर इक्वल टू आएगा 25 इंटू 2 यानी कि 50। चलिए, डिस्टेंस PQ का स्क्वायर करके लिखेंगे तो क्या लिख पाएंगे, 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस b का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 50। ये आएगा 9, ये 2 प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपांड करेंगे या फिर ऐसे ही रख दे, 2 प्लस बी का स्क्वायर, नेगेटिव 1 कॉमन लेके उसका स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, और ये आएगा 25 इक्वल टू 50। तो यहाँ पर 2 प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, देखो 50 में से 25 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 25, और उसमें से 9 सब्ट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पर आएगा 16। तो 2 प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 है, तो स्क्वायर रूट निकालने पर 2 प्लस बी का होल 2 प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस 4 आ जाएगा कि नहीं आएगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि स्क्वायर रूट लेने पर मॉड्यूलस आएगा और मॉड्यूलस रिमूव करने पर प्लस और माइनस आएगा। अब यहाँ पर b को सब्जेक्ट बना होता आएगा -2 प्लस और -4, यानी कि b जो आएगा एक बार बीच में प्लस लेने पर +2 आएगा और बीच में माइनस लेने पर आएगा -6। b का वैल्यू इधर आएगा 2 और आएगा -6। द पॉइंट विल बी 0 2 0 और इट विल बी 0 -6 0। ये दोनों पॉइंट y एक्सिस के ऊपर के ऐसे पॉइंट है जिसका गिवन p पॉइंट के साथ डिस्टेंस 5√2 यूनिट होगा। समझ में आ रहा है। उसी तरह जैसे y एक्सिस के ऊपर दिया गया है, z एक्सिस के ऊपर अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए या फिर x एक्सिस के ऊपर अगर क्वेश्चन दिया जाए तो आसानी से वहां पर अब आप लोग सेम मेथोडोलॉजी का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो। बस करना क्या हो डिफरेंट यहाँ पर
कि अगर मान लो पॉइंट आपका एक्सिस के ऊपर है तो you just have to take the coordinates a 0 0, and if the point is lying on the z axis then we will just take this coordinates 0 0 c. Got it? And then simply apply the distance formula. Okay, तो ऐसे आप क्वेश्चन y x एक्सिस और z एक्सिस के लिए कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है. अब पॉइंट r, एक पॉइंट r है विथ x कोऑर्डिनेट 4. पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है? 4 है. इट इज लाइंग ऑन द सेगमेंट जॉइनिंग p q. देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट r क्या होंगे? चलिए, r पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट 4 है. अब ये पॉइंट अगर PQ सेगमेंट के ऊपर कहीं पर भी लाई कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये हमें पता लगाने. तो देखो हम यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं. ऐसा सोच सकते हैं कि मान लो ये आपका P है, ये आपका Q है, यहाँ पर कहीं पर आपका R है. वो सेगमेंट PQ का किसी रेशियो k:1 में डिवीजन कर रहा है. ओके, अब क्या होगा देखो, इसका x कोऑर्डिनेट तो गिवन है 4, y और z कोऑर्डिनेट मान लेते हैं b और c है. p और q तो ऑलरेडी गिवन है दोनों के दोनों. तो हमें क्या करना होगा कि सेक्शन फार्मूला का यूज करके x कोऑर्डिनेट वाला जो है गिवन, उसके ऊपर से हमें रेशियो मिल जाएगा और उस रेशियो को b और c वाले जो इक्वेशंस बनेंगे उसमें डाल देने पर हमें b और c का जो अननोन वैल्यू है वो पता चल जाएगा. गॉट इट? समझ में आ रहा है? ओके, तो यहां पर देखते हैं. लेट r 4b, 4, c. Okay, let r is the point, be the point on segment joining p 2, -3, 4 and q क्या है 8, O, 10. Be the point segment on this segment joining which divides segment into the ratio k:1. It doesn't matter whether the ratio is positive or negative, यानी कि डिवीजन जो है वो इंटरनल है एक्सटर्नल है, इट डजंट एक्चुअली मैटर हियर. तो सिंपली r इसका सेक्शन पॉइंट है, तो r के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या लिख पाएंगे? r of 4, b, c will be written as kx2 plus 1 into x1 upon k plus 1. फिर k into y2 plus 1 into y1 upon k plus 1. और लास्ट में आएगा k into यहाँ पर आएगा z2 प्लस 1 into z1 अपॉन k प्लस 1. क्लियर है? कोऑर्डिनेट टू कोऑर्डिनेट कंपेयर करो तो यहाँ पर आएगा 4 इक्वल टू 8k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1. फिर आएगा b दैट इज इक्वल टू 0 -3 यानी कि -3 अपॉन k प्लस 1 आएगा. और फिर c इक्वल टू क्या आएगा 10k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1. यहां से क्या करते हैं, k का वैल्यू पहले निकाल देते हैं. चलिए, ये 4 के साथ k प्लस 1 मल्टीप्लाई होकर बनाएगा 4k प्लस 4 इक्वल टू 8k प्लस 2. 2 लेफ्ट साइड गया, 4k राइट साइड गया, तो यहाँ पर आएगा 2 इक्वल टू 4k, यानी कि k का वैल्यू आ गया 1/2. k का वैल्यू क्या आ गया 1/2 आ गया. ओके, ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने पर b क्या मिलेगा -3 अपॉन 1/2 प्लस 1. दैट मेक्स b इक्वल टू -3 अपॉन 3/2. 3 और 3 कैंसल, 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा तो आंसर आएगा -2. तो b का वैल्यू आ गया -2. और c के लिए यहाँ पर c इक्वल टू आएगा 10 into 1/2 प्लस 4 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1. चलिए, तो c का वैल्यू आएगा 10 प्लस 8 अपॉन 3, यानी कि 18/3 होता है 6.
ओके, तो आर के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 4, -2, 6 आएंगे आर के कोऑर्डिनेट्स। इजी है क्वेश्चन ये भी। ओके, चैप्टर ही बहुत इजी है, यू जस्ट हैव टू टेक ओनली half an hour to completely revise this chapter during your finals. ओके, अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो ये चैप्टर को आपको बस हाफ आवर देना है ताकि आप इसका ठीक से रिवीजन कर पाओ, अदरवाइज इसमें कुछ भी नया सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए एंड बी के कोऑर्डिनेट जो है वो गिवन है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट पी such that pa² plus pb² is equal to k² हो जाए। तो p को एक वेरिएबल पॉइंट है जो मूव कर रहा है कि जिससे pa² plus pb² क्या है इक्वल टू k² है, यानी कि कोई कांस्टेंट का स्क्वायर है। ऑलराइट, तो हम क्या मान लेंगे कि p जो है वो रैंडम पॉइंट है, यानी कि x y z है। तो हम मान लेंगे कि लेट p of x, y, z be the point in space। यहां पर हमारा पॉइंट कहां पर होगा, स्पेस में होगा। It will not just move in the simple plane, it can also come outside of the plane। ओके, ये 3 डायमेंशन में मूव करेगा कभी भी, कहीं पर भी। In the space such that pa² plus pb² is given k², where ए पॉइंट जो है वो 3, 4, 5 है और बी पॉइंट जो है वो -1, 3, -7 है। चलिए, तो यहाँ पर pa² प्लस pb² इक्वल टू k² को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये क्या आएगा, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर प्लस z -5 का होल स्क्वायर। ये आ गया pa का स्क्वायर। pb² लगा लेते हैं तो यहाँ पर आएगा x + 1 का स्क्वायर, y -3 का स्क्वायर और z + 7 का स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू k²। सभी को एक्सपांड करेंगे, ठीक है। चलिए, ये क्या आएगा x² - 6x + 9, यहाँ पर y² - 8y + 16, ये आएगा z² - 10z + 25 प्लस x² + 2x + 1, y² - 6y + 9 प्लस z² + 14z + 49 इज इक्वल टू k²। चलिए, तो पहले x² का सम करें तो x² + x² 2 बार आएगा, यानी कि वो होगा 2x² y² + y² भी 2 बार आ गया, यानी कि वो 2y² और z² भी 2 बार है, यानी कि 2z²। फिर x, y और z वाले टर्म्स तो देखो -6x और +2x बनाएंगे -4x, फिर -8y और -6y बनाएंगे क्या, -14y। ओके, -10z और +14z बनाएंगे +4z। और फिर कांस्टेंट नंबर्स का सम 9 + 16 25 प्लस 25 करेंगे तो 50, 50 + 1 51 और +9 करेंगे तो 60 और 60 + 49 करेंगे तो 109, दैट्स इक्वल टू k²। वेल, दिस इज व्हाट द रिक्वायर्ड सेट ऑफ पॉइंट इज। जो पॉइंट इस सेट को सेटिस्फाई करता होगा, ठीक है, वो क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड सेट पॉइंट P, यानी कि उस पाथ के ऊपर या फिर उस शेप में P पॉइंट मूवमेंट करता होगा। ठीक है, वो कैसा होगा, कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है वो हमें जानने की जरूरत नहीं है, बस ये हमारा फाइनल इक्वेशन बन रहा है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। या फिर फर्दर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर 2 से डिवाइड कर दो लेफ्ट साइड को, यानी कि या फिर दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो दोनों साइड को अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, x² + y² + z² इज इक्वल टू -2x - 7y + 2z
-2x - 7y + 2z, लास्ट में था 109 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर आएगा k²/2, दोनों साइड को 2 से डिवाइड किया है। ओके, सो दिस विल बी द फाइनल इक्वेशन इफ यू थिंक। या तो आप ये भी लिख सकते हो, चाहो तो ये भी रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आ रहा है समझ में यहाँ पर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं है, चैप्टर ही खत्म हो गया, यानी कि सारे क्वेश्चंस यहाँ पर खत्म हो चुके हैं ऑलरेडी। बस आपको एक आध दो मिसलेनियस एग्जांपल जो है कि जिस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं खुद से, वो मैंने बाकी रखे हैं। सो बाकी सब तो यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो वेल, ये वाला चैप्टर भी यहाँ पर हम फिनिश डिक्लेयर करते हैं। हाँ, अगर फर्दर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली वी कैन सॉल्व इट पर्सनली। ओके, बट ये कोई मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है हमारे में। इसका 12th स्टैंडर्ड में जब आएगा तब इम्पोर्टेंस है, तो तब इसको हम उसी के तरीके से पढ़ेंगे। अभी तो बस ये छोटा सा पोर्शन है, तो फटाफट हमने कवर अप कर दिया है। ओके, सो आई गेस सबको समझ में आया होगा अच्छे से और मज़ा भी आया होगा। तो मिलता है नेक्स्ट चैप्टर में। जय भारत एंड थैंक यू।